इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11th अध्याय 6 तीन वर्ग भाग 3। इसमें हम चर्च और समाज से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं इसको। इसमें हम चर्च के बारे में पढ़ेंगे जहाँ पर कैलेंडरों का इस्तेमाल होता था और जो कैलेंडर हम लोग आज इस्तेमाल करते हैं, और समाज के जितने भी लोग थे उन लोगों का भी कुछ ना कुछ इसमें तो योगदान तो था ही। चलिए जानते थे क्या योगदान था उनका, क्या नहीं था। यद्यपि देखा जाए तो यूरोपवासी जितने भी थे क्या थे, सब ईसाई बन गए। पहले यूरोपियन थे, उसके बाद से ईसाई बन गए थे। पर उन्होंने अभी भी कुछ हद तक चमत्कार और रीति रिवाजों से जुड़े अपने पुराने जो उनके विश्वास थे ना, कि चमत्कार होता है, रीति रिवाज होता है, तो उस विश्वास को नहीं छोड़ा था, कभी नहीं छोड़ा था। 14वीं सदी से ही क्रिसमस और ईस्टर कैलेंडर जिसके बारे में हमारे घर में भी जो लगा है, सब ईस्टर कैलेंडर तो है ना। तो क्रिसमस और ईस्टर कैलेंडर के महत्वपूर्ण तिथियां जो है बन गए थे, जिसमें से 25 दिसंबर को मनाया जाने वाला ईसा मसीह के जन्मदिन ने एक पुराने पूर्व रोमन त्योहारों का स्थान ले लिया, और इधर 25 तारीख से ही ये सब कंटिन्यू होने लगे। तो आप जानते होंगे कि ये 25 दिसंबर तो बहुत पहले से मनाया जाता होगा। हाँ, ये आज का नहीं है, बहुत पहले का मनाया जाता है। और बहुत पहले किस चीज के लिए शुरुआत हुआ था, किस चीज के लिए नहीं हुआ था, वो किसी को नहीं पता है। बस जो मतलब जो भी रचा है इतिहास को, जो भी उसके बारे में लिखा है, वही जानता है कि क्या सही है क्या गलत है। बस उसका क्या था, एक दिन देना था, कोई भी दिन उठा दिया, शायद अपना ही जन्मदिन उठा दिया होगा। लेकिन एक तरीके से माने तो हम लोग हिंदुस्तान वासी हैं, तो हर धर्म की इज्जत करते हैं, लेकिन इतनी भी इज्जत नहीं करनी चाहिए कि अपने धर्म को छोड़कर पहले अपना धर्म को महत्व दो। अपने धर्म को इज्जत दोगे तभी दूसरे धर्म को आप इज्जत दे सकते हो। इस तिथि की गणना और सौर्य पंचांग में आ जाएगा सोलर कैलेंडर, मतलब सूरज की किरण को देखकर मालूम करना कि कितना बजा है, चाहे ग्रह और नक्षत्र। तो इस तिथि की गणना और सौर पंचांग के आधार पर की गई थी कि आज यही दिन है। और ईस्टर ईसाई कैलेंडर जो हुआ करता था, तो ईस्टर ईसाई के शुलारोपण मतलब शुरुआती दौर में और उनके पुनर्जीवित होने का प्रतीक था। अच्छा, ये जो ईस्टर ईसा तो उसके फिर से जन्म का ये प्रतीक था सोलर कैलेंडर। ऐसे इस दिन को वो लोग मानते थे। ऐसे उन लोगों का जो मान्यता होगा वो अलग बात है, वो मान्यता उन लोग ही जानते हैं, हम लोग को तो पता नहीं होता है। और खास करके अभी तो हम लोग को इसके बारे में पढ़ना नहीं है। ग्रेजुएशन में आप जाओगे तो एक टॉपिक आएगा आपको सोलर कैलेंडर, ये साइकोलॉजी में मिलेगा, नहीं तो आपको हाँ साइकोलॉजी में ही मिलेगा, साइकोलॉजी में मिल सकता है, उसमें मिलता ही है। तो उसमें लूनर कैलेंडर और सोलर कैलेंडर के बारे में थोड़ा डिटेल्स में पढ़ने को मिलता है, क्योंकि उसके अनुसार से आप थोड़ा किसी के हाव भाव समझने में आपको मदद मिल जाएगी। तो ये बेनिफिट होता है आगे पढ़ने का, आप भी पढ़ो। परंतु देखा जाए तो उसकी तिथि जो है निश्चित नहीं थी, क्योंकि इसने चंद्र पंचांग मतलब लूनर कैलेंडर, सौर्य पंचांग को सोलर कैलेंडर और चंद्र को लूनर कैलेंडर, याद रहेगा। हाँ, तो चंद्र पंचांग पर आधारित एक प्राचीन त्योहार का स्थान लिया था, जो लंबी सर्दी के पश्चात बसंत के आगमन का स्वागत करने के लिए मनाया जाता था। वही 25 दिसंबर को हम मनाते हैं कि लंबी सर्दी बीत जाए, वसंत ऋतु जब आता है ना उसके आगमन के लिए। तो इस तरह बसंत ऋतु मतलब होता है वर्षा का दिन। तो ना इधर जनवरी फरवरी मार्च में पानी तो होता नहीं है, बारिश तो होता नहीं है, लेकिन जिस इलाके में ये मनाया जाता था उस इलाके में इस समय बारिश होता था। इस समय बारिश होने का मतलब होता है बर्फीला है, और बर्फीला इलाका था तो बर्फ पड़ता था उधर। तो हम लोग उन लोगों का रीति रिवाजों को अभी यहाँ पर बांधते हैं, जितने भी ईसाई धर्म के हैं वो। और जो नहीं है वो अभी स्टेटस बाजी करने में थोड़े पीछे हटते हैं। हर किसी के स्टेटस पर रहता है हैप्पी क्रिसमस डे, हैप्पी मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस।
और मुझे पता नहीं है था मैरी क्रिसमस बोलते थे, लेकिन बाद में मुझे मालूम चला। एक बार हमारे साथ में एक क्रिश्चियन लड़का था, तो वो था तो बताया कि हाँ मैरी क्रिसमस सब लोग बोलते हैं। मैरी क्रिसमस बोलने का भी उनका महत्व होता था अलग, इसलिए वो लोग बोलते हैं। परंपरागत रूप में देखा जाए तो उसी दिन प्रत्येक गांव के व्यक्ति अपने गांव की भूमि का दौरा करते थे, 25 दिसंबर को ही। और ईसाई धर्म के आने पर भी उन्होंने इसे जारी रखा। पर अब वे उसी ग्राम के स्थान पर पेरिस, आज वही गांव पेरिस, एक पादरी की देख रेख में आने वाला क्षेत्र पेरिस कहे जाने लगे। आज पेरिस का नाम इतना ज्यादा प्रसिद्ध है, आप पेरिस जाओगे कभी तो वहां के मेन टाउन में जाओगे ना, मेन टाउन हो गया चाहे गांव हो गया चाहे कोई भी खेती बाड़ी वाला इलाका, आपको लगेगा ही नहीं कि आप किसी गांव में गए हो। एकदम लगेगा कि जन्नत में घुस गए। हाँ, एकदम पूरा हर चीज व्यवस्था में, टाउन का रोड नाला सिस्टम, चाहे वहां का बूथ हो चाहे फोन हो, कुछ भी। आप वहां पर रोड पे जा रहे हो, पटरी के पास आपको ढाला नहीं मिलेंगे जिस तरह हिंदुस्तान में मिल जाता है। कुछ नहीं, तुम मरो कोई दिक्कत नहीं है। ऑटोमेटिक सब गेट है, गिर जाएगा, तुम रुकना है रुकेगो तो बच जाओगे, नहीं रुकोगे तो ठुक जाओगे बस। गांव में भी एकदम पूरा रोड अच्छा है, एकदम बहुत अच्छा है, प्लेन प्लेन रोड। मैं गया तो नहीं हूँ, कभी कभी इंटरनेट से चेक कर लेता हूँ तो समझ में आता है। आप भी देखते रहो, आज तो 3D मैप चालू हो गया है। ईसाई धर्म के आने पर भी उन्होंने इसे जारी रखा और गांव गांव में घूमते रहे, और उसी जगह पर आज पेरिस चलता है। कम से कम दबे कृषक, जो दबे किसान थे, दबे किसान इन पवित्र दिनों मतलब छुट्टियों का स्वागत इसलिए करते थे क्योंकि इन दिनों उन्हें कोई काम नहीं करना पड़ता था। इसलिए किसानों को तो बहुत मजा था, होली डे था उनके लिए। इंग्लिश में बोलूं तो होली डे मतलब छुट्टी का दिन, त्योहार का दिन, बहुत पवित्र दिन था उनके लिए कि साला आज छुट्टी मिल रहा है, आराम करेंगे, घर जाकर बाल बच्चों के साथ मस्ती करेंगे। हाँ, वैसे तो देखा जाए तो यह दिन जो था प्रार्थना करने के लिए था, केवल प्रार्थना करने के लिए। परंतु लोग सामान्यतः इसका अधिकार समय मौज मस्ती करने, उस समय मतलब अधिकतर इस दिन का समय मौज मस्ती करने और दावतों में बिताते हैं थे। आज भी वही करते हैं। पहले भी लोग छुट्टी के समय मतलब ये प्रार्थना करने का दिन होता था 25 दिसंबर, लेकिन 25 दिसंबर को मौज मस्ती करने के लिए बिता देते थे। आज भी वही चलता है कि 25 दिसंबर सुबेरे हो गया स्टेटस बाजी और शाम तक एकदम पार्टी। दिस इज द कल्चर। तो इस कल्चर को आप ठीक तरीके से निभाओ, निभाना है अच्छी बात है, लेकिन प्रार्थना दिवस को आप प्रार्थना दिवस को मतलब ले जाओ। आप कोई किसान थोड़े हो, आप कोई मजदूर थोड़े हो वहां के, आप कोई गुलाम थोड़े थे कि आपको आज छुट्टी मिला है आप मौज करते हो। स्कूली बच्चे सबको बता रहा हूँ कि आप लोग बहुत बड़ा गलती करते हो। क्यों, मैं बताता हूँ। क्योंकि आप इस दिन आपको मौका मिलता है कुछ नया करने के लिए, आप फिर वही खेल कूद बातचीत में बिता देते हो, खराब कर देते हो अपना ये दिन। ऐसा नहीं करो, ऐसा करोगे तो आगे चल के बहुत पछताओगे। हाँ, शायद जिस तरह हम लोग कभी कभी दिक्कत होती है, हम लोग जब क्लास में थे तो हम लोग को भी छुट्टी मिलता था, हम लोग भी मौज मस्ती करते थे, लेकिन उतना ही 9 10 तक। 10th के बाद नहीं, क्योंकि 10th के बाद तो समय ही नहीं मिला मेरे को। आगे देखिए, तीर्थ यात्रा। तीर्थ यात्रा ईसाइयों के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी और बहुत से लोग शहीदों की समाधियों या बड़े गिरजाघरों की लंबी यात्रा पर जाते थे। मतलब ईसाई लोग जितने भी होते थे, वो लोग तीर्थ किसको करते थे, जो शहीद होता था ना, सिपाही चाहे कोई भी, तो शहीद के मकबरे पर जाते थे, समाधि पर जाते थे। नहीं तो बड़ा बड़ा जहाँ गिरजाघर होता था उसके यात्रा पर ये लोग जाते थे। और जाने के बाद इन लोगों के अंदर थोड़ा अच्छा भाव उत्पन्न होता था, इसीलिए ये लोग जाते थे। जिस तरह हम लोग को भी अच्छा भाव उत्पन्न होता है, अच्छा महसूस होता है, शरीर में एक ऊर्जा महसूस होती है, तो ऐसे महसूस होता है तो करना चाहिए, कोई खराब बात नहीं होता है ये। आपको जब भी मौका मिले आगे दुनिया के आगे बढ़ना चाहिए। दूर दूर तक विभिन्न तीर्थ स्थलों का भ्रमण करने वाला भिक्षु दूर दूर तक भिक्षा करता है। उसके बारे में देखिए क्या लिखा है यहाँ पे। अप्रैल के महीने में जब मधु वृष्टि होती है, अप्रैल के महीना में जब मधु
वृष्टि होती है, तो मधु वृष्टि मतलब क्या होता है? अप्रैल का महीना में आपको देखते हो थोड़ा थोड़ा आपको गर्मी, थोड़ा थोड़ा बहुत गर्मी भी लगेगा आपको, थोड़ा अच्छा भी लगेगा, लेकिन एकदम नॉर्मल महीना होता है। और शायद ये उधर का इलाका का था, तो उधर एकदम पूरा बर्फीला एरिया हो जाता है, इलाका हो जाता है, इसलिए वहां पर बहुत मजा आता होगा। और मार्च की शुष्कता को जड़ से भेद देती है, और मार्च में जो ठंडक होती थी उसको पूरे तरीके से गायब कर देती थी, क्योंकि उसके वजह से गर्मी का मौसम उधर आ जाता था। और अब नहीं, और अब नन्ही चिड़िया संगीत सुनाती है। अब जब बर्फीला इलाका जब खत्म हो गया, बर्फ का सारा भंडार खत्म हो गया, अब नॉर्मल मौसम आ गया, तो उधर की जो चिड़िया थी जो उस जगह छोड़कर दूसरे जगह चली गई थी, वो लोग भी अब वहां पर आ गए। अब वो लोग भी अपना संगीत वहां पर सुना रहे हैं, जो इन उद्रित चक्षु में रात बिता देती है, जो इस समय अपना पूरा रात बिता देती है। इस तरह देखेंगे तो प्रकृति उन्हें प्रेरित करती है कि अनेक हृदय को आकर्षित करती है, और प्रकृति ही उनकी ऐसी है कि अनेकों हृदय, अनेकों दिल, अनेकों दिमाग को अपने तरफ आकर्षित कर लेती है अपनी आवाज से। चाहे जगह हो गया, चाहे चिड़िया हो गई, चाहे उधर के जानवर। तब लोग तीर्थ यात्रा पर जाने की आकांक्षा रखते हैं, और उसी समय ये लोग तीर्थ यात्रा के लिए निकलते थे। और घुमक्कड़ भिक्षु जितने भी होते थे, दूर दराज उपासना स्थलों के सर्वत्र पूजित संतों के दर्शनों की अभिलाषा करते थे। और जितने भी भिक्षु लोग होते थे, वो संत का जो बहुत सम्माननीय संत था, उनके दर्शन का अभिलाषा लेकर ही इधर से उधर घूमते रहते थे। वे विशेष रूप से इंग्लैंड के प्रत्येक प्रांतों से, प्रत्येक राज्यों से कैप्टबरी की यात्रा, अपनी यात्रा पर निकल पड़ते थे। कहाँ से? कैंटरबरी, कैंटरबरी की यात्रा पर वो निकल पड़ते थे, और कैंटरबरी की यात्रा के बीच में उनको बहुत सारे साधु संत मिल जाते थे। ये लाइन आपको देखने के लिए मिलेगा जेफरी चॉर्स का किताब जब पढ़ोगे तो उसमें मिलेगा। किताब का नाम है द कैटरबरी टेल्स, द कैटरबरी टेल्स, ठीक है। जो 1340 से लेकर 1400 के बीच में इसको लिखा गया था, मतलब उसी अंतराल में आपको ये मिलेगा वहां पर पढ़ने के लिए। इस काव्य कृति की रचना मूल्य रूप से देखा जाए तो मध्यकालीन अंग्रेजी में की गई थी, इसको हिंदी में यहाँ पर बताया गया है। यहाँ उसका हिंदी रूपांतरण, मतलब उसको बदल दिया गया है, यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया गया है, इंग्लिश से हिंदी में अनुवाद कर दिया गया है। अनुवाद करने का प्रयास किया गया है, जो ऐसा यहाँ पर दिख रहा है, फिर इसको हिंदी में अनुवाद करके आपको दिखाया गया है। ये देखिए 3 वर्ग, किसान, स्वतंत्र और बंधक। किसान, स्वतंत्र और बंधक, तो 3 वर्ग मैंने ऊपर क्या पढ़ाया आपको? पढ़े ना ऊपर, अभिजात वर्ग, पादरी वर्ग और किसान, 3 उधर के पढ़े। अब तीसरा वर्ग इसमें देखो, तीसरा वर्ग में आता है किसान, स्वतंत्र और बंधक। अब हम लोगों के उस विशाल समूह की चर्चा करेंगे जो पहले 2 वर्षों का भरण पोषण करते थे। देखा जाता है यहाँ पर काश्तकार 2 तरह के होते थे। स्वतंत्र किसान होते थे, और फिर उन्हें हिंदी में कृषि दास कहा जाता है। हिंदी में उसको क्या बोला जाता है? कृषि दास, जो एक तरीके से गुलाम ही थे उन लोगों के। सिर्फ अंग्रेजी की ही क्रिया टू सर्व, टू सर्व मतलब सर्वेंट, टू सर्व से बना है, मतलब सर्वेंट से बना है। स्वतंत्र कृषक अपनी भूमि को लॉर्ड के काश्तकारों के रूप में देखते थे, मतलब लॉर्ड के अधीन ही अपने खेतों को देखते थे, उसी के अनुसार उसमें काम भी ये लोग करते थे। पुरुषों और सैनिक सेवा में योगदान आवश्यक होता है, अवश्य देना चाहिए। और वर्षों में कम से कम 40 दिन, कम से कम वर्ष में कम से कम 40 दिन कृषकों के परिवार को लॉर्ड की जागीर पर जाकर काम करने के लिए सप्ताह के 3 या उससे अधिक कुछ दिन निश्चित करने पड़ते थे कि लॉर्ड के जमीन पर जाकर काम करना है। सप्ताह में 3 से 4 दिन तक काम करना पड़ता था। इस श्रम से होने वाला उत्पादन, जिसे श्रम अधिशेष, लेबर रेंट बोलते थे, लेबर रेंट उसको कहते थे, ठीक है, सीधे लॉर्ड के पास जाता था, किसी के पास नहीं जाएगा, लॉर्ड के पास जाएगा। और लॉर्ड उसका क्या करेगा वो जाने, आपको क्या पता, आपको कुछ नहीं पता रहेगा। जो लॉर्ड है सब वही बेच बाच के खा जाएगा।
चाहे राजवा को दे देगा, चाहे अपने बेच कर रख लेगा। बड़ा बड़ा उसका बिल्डिंग होता था। और इसके अतिरिक्त देखा जाए तो उसने अन्य श्रम कार्य, जैसे में देखें तो गड्ढे खोदना, जलाने के लिए लकड़ियां इकट्ठी करना, बार बनाना। बार क्या होता है? मिट्टी का कुछ बर्तन वगैरह हो जाता होगा, चाहे टुकड़ी। तो बार बनाना और सड़कें और इमारतों की मरम्मत करने की भी उम्मीद की जाती थी कि भैया ये भी लोग करेंगे, यही करेंगे, मजदूरी करेंगे, बाकी कोई नहीं करेगा। और इनके लिए उन्हें कोई मजदूरी नहीं मिलती थी। बंधुआ मजदूर थे, गुलाम थे, इसलिए उनको कोई मजदूरी नहीं। बेटा खटो, खट कर जाओ। पता नहीं खाना वाना देता था कि नहीं देता था, ये तो इसमें बताया नहीं जा रहा, लेकिन खाना देता ही होगा। खेतों में मदद करने के अतिरिक्त देखेंगे तो स्त्रियों और बच्चों को अन्य कार्य भी करने पड़ते, दूसरा कार्य भी उनको करने के लिए मिलता था। वे सूत काटते थे, धागा बनाते थे और कपड़ा बुनते थे, मोमबत्ती बनाते थे। लौंड के उपयोग हेतु अंगूर के रस निकाल कर मदिरा भी तैयार करते थे। आप भी कभी जाना उधर, अंगूर का शराब पीना अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं कि नॉर्मल शराब जो इधर हिंदुस्तान में मिलता है वैसा तो नहीं लगता है। कॉकटेल और मॉकटेल दो तरीके का शराब होता है, एक नशीला होता है, एक नशीला नहीं होता है। तो वो नशीला नहीं होता है उसमें, वो एक तरीके से वो लोग पीते हैं तो उनका एकदम शरीर ठीक रहता है, फिट रहता है, एक तरह से प्रोटीन का काम करता है उनके लिए। लेकिन हिंदुस्तान में वो लागू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इधर के लोग जब पीने लगेंगे ना तो उन लोगों का बीमारी खत्म हो जाएगा। अब बीमारी खत्म हो जाएगा तो सरकार को पैसा कमाए नहीं मिलेगा, पैसा कहाँ से कमाएगा? इधर लागू हो जाएगा तो इधर सारा शराब का कंपनी बंद हो जाएगा, जितना भी दारू का कंपनी इधर भारत में चलता है सब बंद हो जाएंगे अगर वो चालू हो गया तो। इसके साथ ही एक प्रत्यक्ष कर टैली था, जिसमें वो लोग कर भी देते थे, जिसे राजा कृषकों पर कभी कभी लगाते थे कर लेना। और पादरी और अभिजात वर्ग इस कर से मुक्त थे। पादरी और अभिजात मतलब नौकरी करने वाले लोग इस चीज से मुक्त थे, उनको कर नहीं देना होता था। केवल कर देना होता था किसको? जितने भी गुलाम लोग थे, जितने भी किसान लोग थे उन्हीं को, बाकी सबको नहीं। ये सब भेदभाव थे उस समय। कृषि दास अपने गुजारे के लिए जिन भूखंडों पर कृषि करते थे, जो भी जमीन पर वो खेती बाड़ी करते थे, वे लॉर्ड के स्वामित्व में थे, मतलब लॉर्ड का ही वो खेत था। इसलिए उनकी अधिकतर उपज भी लॉर्ड को ही मिलती थी। वे उन भूखंडों पर भी कृषि करते थे, खेती बाड़ी करते थे, जो केवल लॉर्ड के स्वामित्व में थी। और इसके लिए देखे तो उन्हें कोई मजदूरी नहीं मिलती थी, और वे लॉर्ड की आज्ञा के बिना जागीर नहीं छोड़ सकते थे। लॉर्ड बोलेगा हाँ तो हाँ, ना तो ना, उसके अलावा कुछ ना, नहीं तो मार कर थोबड़ा फाड़ देगा। लॉर्ड कई तरह के अधिकार, एक अधिकार का दावा करते थे। जितने भी लॉर्ड होते थे उनको एक अधिकार मिलता था कि वो कुछ भी कर सकते थे। हालांकि इससे कृषि दास को हानि हो सकती थी। हुआ भी, वो कब किसान को मार कर गाड़ देवे, कहीं भी दफना देवे, चाहे फेंक देवे, किसी को क्या मालूम चलेगा? बड़का बड़का बिल्डिंग है, बड़का बड़का उसका इलाका है, कहीं दफना देगा। एक बगल में देखो साइड में एक लिखा है, एक अंग्रेज किसान, 16वीं सदी का चित्र जो ऊपर आपने अभी देखा है, अभी आप बुक में देखोगे तो आपको दिखेगा कि किस तरह खेती बाड़ी किया जा रहा है। आप फिर से देख लो, देखो इधर, देखो 3 बंदर उधर से सुरक्षा दे रहे हैं, हाफ पैंट शॉर्ट्स पहन पहन कर ये लोग नजर रख रहे हैं क्या कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तो ये बर्फ का सीजन खत्म हो चुका है, ये सब चिड़िया, कुत्ता, भेड़ बकरी सब इधर चले आते हैं हमें मनियाने के लिए। सिर्फ केवल अपने लॉर्ड की चक्की में ही आटा पीस सकते थे, बाकी किसी चक्की में आटा नहीं पीस सकते थे। और उनके जो तंदूर होते थे, तंदूर का मतलब रोटी होता है, तो तंदूर में ही रोटी सेक सकते थे। लेकिन ये तंदूर का मतलब भट्ठी है यहाँ पे। आप मार्केट में जाओगे तंदूरी रोटी मिलेगा, तो तंदूरी रोटी उसको नहीं बोलते, वो तो रोटी ही होता है। जिसमें सेका जाता है उसको तंदूर बोला जाता है, और उसमें जो रोटी होता है रोटी हो गया, तो तंदूरी रोटी। तो उसी तंदूर में आप रोटी सेक सकते थे। और उनकी मदिरा संपीडक, जो उनका मदिरा बनाने वाला सारा औजार सामान होता था, संपीडक में ही आसावन मदिरा और बियर तैयार कर सकते थे। और उनके फैक्ट्री में, मदिरा फैक्ट्री में ही आप, शराब फैक्ट्री में ही आप उनके लिए
जो भी शराब होता है, बियर होता है, आप वहां पर तैयार कर सकते हैं। लॉर्ड यह तय कर सकता था कि कृषिदास को किसके साथ विवाह करना चाहिए या किसके साथ विवाह नहीं करना चाहिए, या फिर कृषिदास की पसंद को ही अपना आशीर्वाद दे सकता था। मतलब कृषिदास का जो पसंद हो जाए उसी को आशीर्वाद देकर आगे बढ़े, ठीक है भैया तेरे को पसंद है ब्याह कर लो। नहीं तो अगर लड़की सुंदर है, अच्छी है, तो लॉर्ड बोलेगा तुम क्या ब्याह करेगा रे, पहले हम ब्याह करेंगे। तो ऐसे हवस की पुजारी उस समय भी थे। आज भी कुछ कुत्ते कमीने लोग होते हैं जो हवस के पुजारी हैं। खासकर आज जितने भी बाबा लोग होते हैं, मठाधीश लोग होते हैं, वही लोग ज्यादा रेफिस्ट निकलता है। बाकी दुनिया में तो है ही, लेकिन सबसे बड़ा रेफिस्ट वही है सब। या फिर कृषि दास की पसंद को लोग स्वीकृति दे देते थे कि भैया तो तेरा पसंद है, कर लो बिया, हमको क्या दिक्कत है। परंतु वह इसके लिए, मतलब विवाह करने के लिए, चाहे तुम्हारा पसंद हो चाहे नहीं हो, उस सब के लिए शुल्क लेता था, कुछ ना कुछ पैसे लेता था कि ठीक है आओ यहाँ पर मंजूरी ले लो, पैसा दे दो, जाओ ब्याह करो, मौज मस्ती करो यार, कौन रोकता है। पैसा दे दिए, काम खत्म। आगे देखिए, अब इंग्लैंड के बारे में पढ़ते हैं। इंग्लैंड के बारे में क्या लिखा है। सामंतवाद का विकास इंग्लैंड में 11वीं सदी से हुआ था। कब से? 11वीं सदी से। हमने जाना ऊपर, पढ़ा है हमने ऊपर, ठीक है। छठी सदी के मध्य में, जब छठी सदी आया तो उसके बीच में ही यूरोप में दो लोग आए, एंजिल और सेक्सन। एंजिल और सेक्सॉन, दो लोग आए यहाँ पर। दो भाई भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, दो ही आए, ठीक है। और इंग्लैंड में आकर यहाँ पर बस गए, और इंग्लैंड देश का नाम एंजिल लैंड का रूपांतरण हो गया। मतलब जो इंग्लैंड था, इंग्लैंड को एंजिल लैंड के नाम से बोला जाने लगा। साला बदल दिया, नामे बदल दिया। और 11वीं सदी में नॉर्मैंडी, कौन सा? नॉर्मैंडी के ड्यूक विलियम ने एक सेना के साथ इंग्लिश चैनल शुरुआत किया। उस समय इंग्लिश चैनल शुरुआत किया। देखो इंग्लिश चैनल कैसा था। इंग्लैंड की वर्तमान रानी विलियम प्रथम की उत्तराधिकारी कौन थी, यहाँ पर तो बताया नहीं जा रहा है, तो आप इसको बता सकते हैं। तो जहां पर समझो कि ये ऐसा निशान हो जाएगा ना, तो वही राजकुमारी थी। तो इसमें तो कहीं दे नहीं रहा है, इधर को कहीं है नहीं, तो मतलब इसमें नहीं है। तो चैनल को पार कर इंग्लैंड के सैक्सन राज्य को हरा दिया। अच्छा, ये इंग्लिश चैनल का मतलब समझो कि बॉर्डर। हाँ, तो उस बॉर्डर को पार करके जब वो सैक्सन राज्य को हरा दिया, तो उस समय फ्रांस और इंग्लैंड दो है। फ्रांस और इंग्लैंड में क्षेत्रीय सीमाओं और व्यापार से उत्पन्न होने वाले विवादों के कारण प्रायः युद्ध होते रहते थे। हमेशा लड़ाई झगड़ा उधर होते रहता था, क्योंकि उस कटबंधरों को शांति तो मिलता नहीं था। इतने ज्यादा लड़ाकू थे। लड़ाकू क्या थे, ऐसा लोग तो थे कि एक झापट मारोगे तो मुद देंगे पाइंट में वो। तो लड़ाकू हम लोग क्या बोले यार, मुर्गा का छिलल पाक है वो लोग। हम लोग यार कच्ची मिट्टी के आदमी है लोग, मारे तो एकदम गाल लाल कर देंगे लोग, फोड़ देंगे लोग। उस सब का क्या है, उस सब का बंदूक नहीं रहता तो उसे हमला कर लेगा क्या, हम लोग को जीत लेता क्या, औकात थी क्या उस सब की। बाद में हम लोग हराए ना, भगाए ना उस सबको, कुत्ते के जैसा मार मार के भगाए हम लोग। तो जो विलियम प्रथम था, विलियम प्रथम ने भूमि को नपवाया। भूमि को नपवाने के बाद उसके नक्शे बनवाए और उससे अपने साथ आए, और उसको अपने क्या किए, साथ आए 180 नॉर्मन्स अभिजातों में बांट दिया। मतलब 180 नॉर्मन्स जितने भी उधर के लॉर्ड हुआ करते थे, और जितने भी उधर के छोटे छोटे सामंत होते थे, उनमें बांट दिया। यदि लॉर्ड राजा के प्रमुख कसरतकार बन गए थे, जो भी लॉर्ड थे राजा का प्रमुख सलाहकार बन गए थे, नौकर बन गए थे, जिनसे वह सैन्य सहायता की उम्मीद रखता था, वे राजा को कुछ नाइट देने के लिए बाध्य थे। भैया हम भी राजा को कर देंगे। शीघ्र ही वे नाइटों को कुछ कुछ भूमि उपहारों में देने लगे। यहाँ पर देखो कि शीघ्र ही वे नाइटों को कुछ भूमि उपहार में देने लगे। नाइट किसको बोलते थे, जो लॉर्ड के अधीन हुआ करते थे, तो उनको भी भूमि दिया जाता था उपहार के रूप में। देना ही पड़ेगा भैया, आपको कुछ चाहिए तो उपहार के रूप में देने लगे, जिनसे वे उसी प्रकार सेवा का आशा करते थे जैसे कि वे राजा की करते थे। किंतु वे नाइट का अपने निजी युद्धों के लिए उपयोग नहीं कर सकते थे।
और नाइट का इस्तेमाल अपने निजी युद्ध के लिए नहीं कर सकते थे। ये रूल्स होता था उस समय, क्योंकि इस पर इंग्लैंड में प्रतिबंध था कि ऐसा नहीं करना है। एंग्लो सैक्सन जो था, कृषक विभिन्न स्तरों के भूस्वामियों के कसरतकार बन चुके थे। कसरतकार मतलब क्या? भूस्वामियों कसरतकार बन चुके थे, वो उन पर पूरा नियंत्रण रखने वाला बन गया। एक तरीके से देखो तो लॉर्ड बन गया था वो उधर का, अपने उस इलाके का। तो जिस इलाके में वो रहा उस इलाके का नाम सेक्शन कर दिया। आज सब इंग्लैंड के नाम से जाने जाते हैं, सब इंग्लैंड वाले हथिया लिए, अब सब एक देश हो गया है। लेकिन फिर भी उसमें बंटवारा तो हिले। ये 13वीं सदी का इंग्लैंड का हेवर दुर्ग है। हेवर दुर्ग देखो कैसा बना है। आज के समय में जाओगे तो आपको एकदम आलीशान बिल्डिंग जैसा दिखेगा ये। हाँ, अच्छा दिखता है उस समय थोड़ा, लेकिन अभी फोटो में आपको उतना अच्छा नहीं दिख, खंडर दिख रहा है ना, लेकिन उतना खंडर नहीं है। अंदर जाओगे तो स्वर्ग जैसा दिखेगा। आगे देखते हैं, सामाजिक और आर्थिक संबंधों को प्रभावित करने वाले कारक क्या हो सकते थे जो सामाजिक और आर्थिक संबंधों को प्रभावित कर सकता था। तो यद्यपि यहाँ पर देखा जाए तो प्रथम समुदाय दोनों वर्गों के समुदाय ने सामाजिक व्यवस्था को स्थिर और अपरिवर्तनीय पाया। वहां पर स्थिर तो पाया लेकिन उतना परिवर्तन नहीं पाया, अपरिवर्तन था उसमें। परंतु वहां अनेक प्रक्रियाएं थी, अनेक अलग अलग प्रकार की वहां प्रक्रियाएं किया जाता था जो व्यवस्था को बदल रही थी, हर व्यवस्था को बदल देती थी। और उनमें से कुछ जैसे पर्यावरण में परिवर्तन तो होता ही है। पर्यावरण में परिवर्तन होगा तो सामाजिक परिवर्तन होगा ही। जब सामाजिक परिवर्तन होगा तो आर्थिक संबंध तो उससे जुड़े ही है। धीरे धीरे और लगभग अदृश्य थे। ये जो पर्यावरण का परिवर्तन था वो तो था ही, धीरे धीरे वो लोग क्या हो गए, इधर उधर हो गए, सब काम धीरे धीरे होने लगा। लगभग समझो तो वो सब अदृश्य हो गए थे, क्योंकि मौसम जब बदलता है, समझो कि बारिश का मौसम आ गया तो उधर बर्फ होगा, तो बर्फ होगा तो पूरा ढक जाएगा, ढक जाएगा तो खेती बाड़ी बर्बाद, सब चीज बर्बाद, सब दिखना बंद हो जाएगा। अन्य परिवर्तन जैसे देखा जाए तो कृषि प्रौद्योगिकी में बदलाव और भूमि का उपयोग अधिक स्पष्ट थे। लॉर्ड और सामंत के सामाजिक और आर्थिक संबंध इन परिवर्तनों से बने थे और इन्हें प्रभावित भी कर रहे थे। हम इन प्रक्रियाओं की बारी बारी से जांच कर रहे थे, अलग अलग प्रक्रियाओं की बारी बारी से हम लोग जांच कर रहे थे, और जांच करने के बाद हम सीख रहे थे कि समाज और आर्थिक संबंधों को कैसे ठीक किया जा सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले पर्यावरण से, क्योंकि पर्यावरण पढ़ना है ना हम लोगों को। तो पर्यावरण से शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि पर्यावरण क्या चीज है। तो देखो, 5वीं से 10वीं सदी तक यूरोप का अधिकांश भाग जो था विस्तृत वन, मतलब बहुत बड़ा जंगलों से घिरा हुआ था, मतलब पूरा जंगल था। अतः देखा जाए तो कृषि के लिए उपलब्ध भूमि सीमित थी, लेकिन जंगल बहुत बड़ा था। इसके साथ ही अपने परिस्थितियों से असंतुष्ट कृषक जितने भी थे, अत्याचार से बचने के लिए वहां से भागकर वनों में शरण ले लिया, वहां से भागकर जंगलों में रहने लगे। इस समय यूरोप में तीव्र ठंड का दौर चल रहा था, बहुत ज्यादा ठंड का दौर चल रहा था। इससे सर्दियां प्रचंड और लंबी अवधि की हो गई थी, बहुत ज्यादा उधर सर्दी, अब -डिग्री में चला जाता है जी, -डिग्री में चला जाएगा, देखते हो प्राण सूख जाता है। भारत में तो 10 डिग्री सेल्सियस आ जाता है, हालत खराब। पंजाब में जाओगे तो आपको 9 डिग्री 8 डिग्री सेल्सियस मिलेगा, 5 डिग्री सेल्सियस मिलेगा, उसमें पूरा दिमाग खराब होता होगा। तो ठंडी का मौसम हम लोग इतना यहाँ पर झेलना पड़ता है, समझो कि उधर के लोग कितना झेलते होंगे। तो प्रचंड ठंडी चलती थी, लंबी अवधि का चलता था। फसलों का उपज जो था काल छोटा हो गया, और जो फसल का उपजना का समय जो होता था उसको छोटा हो गया, और इसके कारण कृषि के पैदावार कम हो गई, बहुत कम हो गई, क्योंकि कम हो जाएगा समय तो पैदावार भी कम हो जाएगा। 11वीं सदी से लेकर यूरोप में एक गर्माहट गर्माहट का दौर होता था। 11वीं सदी से यूरोप में एक गर्माहट का दौर शुरू हो गया था, और औसत देखा जाए तो तापमान बढ़ गया था उस समय, जिससे कृषि पर अच्छा प्रभाव पड़ा। कृषकों को कृषि के लिए अब लंबी अवधि मिलने लगा था। मिट्टी पर पाले क्या होता है, मिट्टी पर पाले का अक्सर कम होने के कारण
पाले क्या होता है? ठंडापन। तो पाले का असर कम होने के कारण आसानी से खेती की जा सकती थी, और मिट्टी ठंडा रहेगा तो उस पर पैर रखने में तो पैर कांप जाता है ना। पर्यावरण इतिहासकारों का कहना है कि इसे यूरोप के अनेक भागों के वन क्षेत्रों में उल्लेखनीय कमी हुई है। फलस्वरूप देखें तो कृषि भूमि का विस्तार हो चुका है। कृषि भूमि का विस्तार हुआ है, कृषि भूमि बहुत ज्यादा फैला फूला भी है, क्योंकि जब कृषि भूमि ज्यादा फल फूल सकेगा तभी तो उसमें उपज होगा, उपज होगा तभी तो लोग खाएगा, और लोग खाएगा तभी तो इधर उधर गड़ियाएगा, गड़ियाएगा तभी तो इधर उधर लड़ेगा। और क्या, इसके अलावा क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता है। अगले भाग में हम पढ़ेंगे भूमि का उपयोग। क्या पढ़ेंगे? भूमि का उपयोग, कि भूमि का उपयोग किस किस कारणवश करते थे, क्या क्या के कारण होता था उसके लिए। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कुछ भी डाउट हो आप बेझिझक हमें कमेंट करके बता सकते हैं। कुछ सलाह देना चाहते हैं फिर भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, चाहे आप मेल पर मैसेज कर सकते हो। हाँ, हम दोनों जगह आपको जरूर पढ़ते हैं, देखते भी हैं। ठीक है, धन्यवाद।